हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक बाय टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपने पॉलिटेक्निक की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। बाबू, आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2027 को ध्यान में रखते हुए हम लोग फिजिक्स का 2025 का जो पूछा गया ओरिजिनल जो क्वेश्चन है आज उसको करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग 2025 का क्वेश्चंस देखने वाले हैं और आप लोग पूरे ध्यान पूर्वक इस क्लास को देखिएगा। तो बाबू, PYQ का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही क्लास करने के बाद आपको ये आइडिया होगा कि आपका जो 2027 का प्रवेश परीक्षा होने जा रहा है उसमें किस तरीके के सवाल बनेंगे, कौन से चैप्टर से सवाल बनेंगे। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे टोटल लर्निंग ऐप पे इंजीनियर बैच की शुरुआत की गई है जिसकी क्लासेस लाइव यूट्यूब पे फ्री है। बट बहुत सारी चीज़ें जैसे कि टेस्ट हो जाएगा, PYQ क्वेश्चंस होंगे, इस सारी चीज़ें का PDF आपको इसी 51 रुपए में, है ना, मिल जाएगा। इस ऐप बैच के अंदर जुड़ने के लिए आपको टोटल लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। बहुत सारी चीजें मिलेंगे, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, डाउट क्लास, है ना, ऑनलाइन टेस्ट, ये सब एप्लीकेशन पे ही संभव है। यूट्यूब पे केवल और केवल क्लासेस है, तो क्लासेस आप लोग को यूट्यूब पे भी मिलेगा और ऐप पे भी मिलेगा, है ना। इसकी क्लास बैच स्टार्ट कब से हो रहा है बाबू? तो 1 सितंबर से हो रहा है। कब से हो रहा है? 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए बाबू, अब यहाँ पे हम लोग पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं, है ना, जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के अंदर पूछ दिया है। यहाँ पे अगर आप पहला सवाल देखेंगे तो कह रहा है बाबू कि एक टेस्ला कितने गॉस होते हैं, एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात बाबू, अगर आपको टेस्ला की बात आ गई है तो जरा टेस्ला से रिलेटेड चीजों को समझ लेते हैं, है ना। ये टेस्ला जो है बाबू, यह टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र बोलिए चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलिए, इसका, है ना, तीव्रता का मात्रक है बाबू। का क्या है? मात्रक है ना। कैसा मात्रक है? तो यह एक प्रकार का SI मात्रक है। वही आपके सामने गॉस कहा है, तो अगर हम गॉस की बात करेंगे तो गॉस भी बाबू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, लेकिन यह CGS मात्रक है। ठीक है, दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यानी कहते हैं ना कि जैसे कि हम और एक और लड़का है, वो भाई है, तो भैया भाई है आखिरकार, ठीक है, तो किस तरह का भाई है? मौसेरा है, चचेरा है, फुफेरा है, ममेरा है, मतलब भाई है तो आखिरकार किस तरह का। तो यहाँ पे भी अगर दोनों मात्रक है, एगो SI एगो CGS, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो कहता है कि एक टेस्ला जो होता है बाबू वह 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। एक टेस्ला जो होता है बाबू 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है, और यही आपका सवाल पूछा था, है ना, यही सवाल आपको पूछा था। तो बहुत इजी सवाल है ये, है ना, इसको ज्यादा हम लोग नहीं, चुंबकीय क्षेत्र से है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला टॉपिक से है। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, तो ये हमारा फिजिक्स का है, ऊर्जा के स्रोत, है ना। कहता है कि भारत में कहाँ वायु ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर भारत में अगर आप बात करेंगे बाबू, अगर आप भारत की बात करते हैं तो याद रखेंगे भारत में जो सबसे ज्यादा यूज होता है बाबू वो कहाँ पे? तो आपका विकल्प के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो विकल्प के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी, है ना। कन्याकुमारी में बाबू ये कहाँ है? तमिलनाडु की बात कहा जा रहा है। कहाँ पे? तमिलनाडु की बात कहा जा रहा है ना। ये 2000 पुराना सर्वे है ना, पुराना सर्वे है, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है, जबकि कोयम्बटूर और पटना, कोयम्बटूर और पटना इन जगह पे भी वायु, है ना, बिहार की, है ना, बिहार के राजधानी है पटना, पटना तो बिहार की राजधानी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे भी क्या है, वायु ऊर्जा का सोर्स मौजूद है ना, स्रोत मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये सब जो फैक्ट्री है ना ये बहुत अलग लेवल पे जगह पे बनाई जाती है। कन्याकुमारी एकदम हवा वाला एरिया है। चलिए, अगर हम तीसरा सवाल देखते हैं तो ये हमारा
पर्यावरण वाला सवाल से है कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर है। आप देख सकते हैं बाबू, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। 2000 आप 24 का पेपर देखे, 2023 का पेपर देखे, अब 2025 का पेपर देख रहे हैं, फिर आपको हम 2026 का भी पेपर दिखाएंगे, ओरिजिनल जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कस्तूरी मृग जो है बाबू, उसके संरक्षण के लिए जो क्षेत्र जो चुना गया है वो है मनाली। मनाली का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, मनाली का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, हाँ, ये कहाँ पे, तो उत्तराखंड के, ये हिमालय क्षेत्र है ना, हिमालय क्षेत्र, ये उत्तराखंड एरिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, यह पड़ता है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए, बाकी कांजीरंगा आपको ये सब मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए, अगर हम अगला सवाल देखें जो पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ सवाल है, कहता है चौथा नंबर सवाल कि एक विद्युत बल्ब जो है बाबू, वह 220 वोल्ट और 100 वाट का, जब, है ना, 220, एक बल्ब है कितना, 220 वोल्ट और 100 वाट, है ना, ठीक है, का, जब जब इसको 110 वोल्ट पर प्रज्वलित किया जाता है तो कितनी शक्ति करेगा। देखो, बल्ब कहता है कि हम 220 वोल्ट पे जलते हैं तो 100 वाट हम खपत करते हैं। बल्ब कहता है कि अगर हम 220 वोल्ट पे जलेंगे तो 100 वाट खपत करेंगे, लेकिन सवाल कह रहा है कि हम तोरा 220 वोल्ट पे नहीं जलाएंगे, हम तोरा 110 वोल्ट पे जलाएंगे, तब तू बताओ कितना एनर्जी खपत करेगा, तब तू बताओ कितना एनर्जी खपत करेगा। तब बाबू आप देखेंगे, आपको फॉर्मूला याद होगा, P बराबर V² देखिएगा, यही रिलेशन आप लोग को बताया गया होगा, बताया गया है कि नहीं। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखेंगे बाबू, पहिलका वाला बात अगर कहिएगा तो 220 वोल्ट पे कितना ऊर्जा खत्म करता है, 100 ऊर्जा, यानी प्रति, देखिएगा बल्ब, जो बल्ब यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है 220 वोल्ट पे, वही बल्ब बाबू 110 पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, आप बताओ। जो बल्ब 220 वोल्ट पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वही बल्ब बाबू 110 पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी सेम बल्ब है तो रेसिस्टेंस भी सेम होगा, यानी प्रतिरोध भी सेम होगा। तो R बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, V²/P। V² मतलब V कितना है, 220, है ना, तो 220 को 2 बार लिख दीजिए, V² का मतलब 2 बार 220, अब बटा में P जब 220 पे जोलते तो कितना खपत होता है, 100। इसको देखिएगा, 2 को शून्य काट देगा, यानी सीधा सीधा लिख दीजिए 22 गुने 22, इसको ज्यादा गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हमसे सवाल प्रतिरोध नहीं निकालना है, हमसे सवाल जो था वो कह रहा था कि अगर 110 पे होता तो शक्ति क्या होगा, तो शक्ति के लिए V²/R, V का वैल्यू कितना रखना है, 110, 110 2 बार लिखेंगे, है कि नहीं हुआ, है कि नहीं बुआ, 110 2 बार लिखेंगे। R, तो R अब की कितना, क्योंकि सेम बल्ब है इसलिए, हाँ, बल्ब चेंज होता है तो उसका प्रतिरोध भी चेंज हो जाता है। अब 22 का पहाड़ा याद है, 22 का 22, 22 में 44, 22 66, 22 88, 5 होतल से, यानी ई वाला 5 बार, ये वाला 5 बार, यहाँ से 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, शक्ति, इसलिए इसको हिंदी में वाट कहेंगे, यानी 25 वाट यहाँ पर से करेक्ट हो जाएगा, 25 वाट। अब बाबू सब पढ़ना है बाबू। चलिए, ये हमारा विद्युत धारा का, है ना, विद्युत धारा का ये सवाल है। अगला सवाल देखेंगे बाबू, 5वां नंबर कहता है कि डेसिबल के इस न्यूनतम स्तर के ऊपर शोर यानी कि पॉल्यूशन होता है, यानी कि बाबू साउंड पॉल्यूशन कितना, एक इकाई होता है ना भाई, कि कितना एक अमाउंट होगा कि इससे ऊपर अगर साउंड जाएगा तो साउंड पॉल्यूशन कहलाएगा, है कि नहीं, साउंड पॉल्यूशन कहलाएगा। तो ध्यान रखेंगे बाबू, WHO ने किया है कि अगर 80 डेसिबल से ऊपर हुआ, 80 डेसिबल से ऊपर हुआ, और WHO बोला है कि अगर 80 डेसिबल से अगर आप ऊपर जाते हैं तो वह फिर पॉल्यूशन कहलाएगा। कौन सा पॉल्यूशन, है ना, साउंड पॉल्यूशन कहलाएगा। आगे अगला सवाल बाबू देखिए, ये आपके बायोलॉजी वाला टॉपिक से सवाल है, पर्यावरण वाला। 6ठा नंबर सवाल कहता है कि शाकाहारियों में से मांसाहारी, शाकाहारियों से मांसाहारियों तक ऊर्जा स्थानांतरण की औसत कुशलता क्या होगी, है ना। तो आप पढ़े होंगे बाबू, एक वैज्ञानिक है लिंडमैन जी बाबू, है ना, लिंडमैन जी बाबू, याद रखिएगा, लिंडमैन वैज्ञानिक है ना। वो बाबू कहते हैं ना कि उनका एक नियम है लिंडमैन का, 1942 में आया था लिंडमैन का स्थानांतरण का 10% नियम, है ना, लिंडमैन का नियम, है ना, लिंडमैन का, हम ऐसे लिख देते डायरेक्टली, लिंडमैन का 10% नियम,
है ना, ऐसे ही ना, 10% नियम ऐसे कह देते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा ना कि प्रत्येक जो पोषी स्तर है, जो प्रत्येक पोषी स्तर है अपने अगले पोषी स्तर को 10% ऊर्जा देता है। जैसे मान लिया जाए सबसे उत्पादक के रूप में कौन होता है, उत्पादक, आपको पता है बाबू, उत्पादक के रूप में पौधा होता है, याद रखिएगा, उत्पादक के रूप में क्या होता है, पेड़ पौधा, हरे पौधे। ये क्या करेगा, 10% आगे वाला को देगा। ये क्या करेगा बउआ, 10% अपना आगे वाला को देगा, और इसका अगला हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता ही होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। ये आगे क्या करेगा वो, ये आगे क्या करेगा, अपना आगे वाला के देगा 10%, इसको क्या कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर है, 10% यही क्रिया चलता रहेगा, यही क्रिया क्या होगा, अगला देगा। तो यहाँ पर उत्तर जो जाएगा 10% होगा, है ना। तो जब आप पढ़ के जाइएगा ना चैप्टर, तो एकदम एग्जाम में सवाल बनेगा बाबू, इस बात को ध्यान रखिए। आप पढ़ रहे हैं टोटल लर्निंग से, और टोटल लर्निंग आपको एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ाएगा, कोई फालतूबाजी नहीं। एग्जाम में जो आएगा वही चीज ना पढ़िएगा, जो नहीं आएगा उसको पढ़ करके क्या कर लीजिएगा आप लोग बाबू, सिलेक्शन हो जाएगा क्या, नहीं होगा। 7वां नंबर सवाल कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या इनकी होती है, बताओ। देखो बिहार बोर्ड का फेमस सवाल है, खाद्य जो श्रृंखला होती है, जो पिरामिड वाला होता है, कह रहा है कि सबसे अधिक कौन होता है। बहुत लोग क्या कहते हैं, उत्पादक। नहीं बउआ, उत्पादक नहीं, अपघटक होता है। अपघटक के रूप में आप जीवाणु को ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए, आप कवक ले लीजिए, जो सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है ना, जो सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। देखिए अगला मानव नेत्र से सवाल आयल है ना, कहता है आंख में प्रवेश कर रही प्रकाश की किरणें इसके द्वारा नियंत्रित होती है। अगर आप अंग्रेजी नाम देखिएगा तो बड़े आराम से आप चेंज कर सकते हैं, सर आइरिस होगा, और हिंदी में इसको परितारिका कहते हैं। बाबू परितारिका का काम होता है जो खाली जगह होता है, जिसको हम लोग प्यूपल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपल, अंग्रेजी में प्यूपल कहते हैं और हिंदी में पुतली। देखो इसको ही क्या करता है, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा करता है, जिससे प्रकाश कभी ज्यादा आएगा तो बड़ा करेगा, कम आएगा तो छोटा करेगा। ये पुतली यानी प्यूपल, पुपिल 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 को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आपको पता है कॉर्निया श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि एक दर्पण के सामने आप कहीं भी खड़े हो, एक दर्पण के सामने आप कहीं भी खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, हमेशा सीधा। एक लाइन कह दिया हमेशा सीधा। देखिए सीधा बनने के लिए अवतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, और बाबू समतल दर्पण में बनता है। 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, आपको पता है। दर्पण को 2 भाग में बांटा जाता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा जाता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण का। लेकिन बाबू यहाँ करा हमेशा ही एक शब्द, लेकिन अवतल दर्पण में बाबू हमेशा नहीं बनता है। इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें बाबू आपको सीधा भी बनता है, सीधा भी बनता है, इसमें बाबू उल्टा भी बनता है ना, दोनों ही बनता है। तो याद रखेंगे ऐसा दर्पण जिसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है तो वह है अवतल दर्पण। लेकिन बाबू यहाँ कर हमेशा सीधा, तो उत्तल में हमेशा बनता है सीधा और समतल में हमेशा सीधा बनता है। यानी कॉन्वेक्स कहिए और प्लेन मिरर कहिए, इन दोनों मिरर में बाबू हमेशा सीधा बनेगा कुछ भी हो, लेकिन अवतल दर्पण का ये कंडीशन नहीं है। चलिए 10वां नंबर सवाल कहता है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी बाबू 2 मीटर है। ध्यान देना, फोकस दूरी कैसा लेंस है बाबू, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस कहे चाहे उत्तल दर्पण कहे, फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, उसकी शक्ति होगी, शक्ति पूछा जा रहा है। तो पावर बराबर 2 फॉर्मूला होता है, एक 1/f होता है, एक बाबू 100/f होता है। ये फार्मूला जब आपका फोकस मीटर में हो, ये फार्मूला जब आपका फोकस सेंटीमीटर में हो, तब के लिए यूज किया जाता है। तो फिलहाल हम लोग 1/f वाला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ 2 मीटर है। अच्छा, ये उत्तल दर्पण है इसीलिए 2 रखेंगे, -2 नहीं रखेंगे।
1/2 को कहेंगे 0.5। डायोप्टर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ही लगाइएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी बाबू, आंसर ऑप्शन नंबर बी बाबू। क्लियर है सब लोगों को? चलिए 11 नंबर सवाल आप लोग देखेंगे। 11 नंबर सवाल आप लोग देखेंगे बाबू। कहता है कि उत्तल लेंसों की फोकस दूरी सार्वधिक होगी इसके लिए। उत्तल लेंसों की फोकस दूरी सार्वधिक होगी किस रंग के लिए बाबू? याद रखना, उत्तल लेंस कहे चाहे अवतल लेंस कहे, वह लाल रंग के लिए। ध्यान रखेंगे, उत्तल कहे चाहे अवतल कहे, ठीक है, उत्तल कहे चाहे अवतल कहे, दोनों के लिए बाबू क्या हो जाएगा, है ना, लाल रंग होगा। ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपके सामने 12 नंबर सवाल है। कहता है कि निम्न में से कौन सा पद किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता? ये बड़ा VVI है। अब मोस्ट रिपीटेड सवाल में से एक सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल में से एक सवाल है बाबू। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पे परिपथ के बारे में, तो ये शक्ति वाला है ना, सबके सब शक्ति का है ना। किसका बाबू? देखिए विद्युत शक्ति का। तो पहले शक्ति बराबर एक जनरल फॉर्मूला जानते हैं, कार्य बटा में समय। आप देखिएगा बाबू, कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही हमारा कार्य है। यहाँ से होता है जूल का नियम, I² RT। ये किनका नियम है बाबू? ये जूल का नियम है। किनका नियम है? जूल का नियम है। अब यही प्रयोग करके, और एक और हम बात प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ओम का नियम। एक हम लोग प्रयोग करेंगे V बराबर IR, V बराबर IR, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ओम का नियम, ओम का नियम, V बराबर IR। ये ओम के नियम से आया है बाबू समीकरण। अच्छा, अब इसी का प्रयोग करके सबसे पहला नंबर P बराबर W/T, है ना। तो W के जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? I² RT। तो देखिएगा वो T से T खत्म, I² R, एगो तो सूत्र बन गया। अच्छा, दूसरा नंबर अगर हम बात करते हैं, P बराबर देखिएगा I² R है। तो यहाँ पर से थोड़ा सा ओम का नियम लगाइए। तो आप ऐसा करिए, या तो I बराबर रख दीजिए इसमें, या तो R बराबर, कोई एगो रखिए पहले। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। I² बराबर क्या हो जाएगा? V²/R स्क्वायर इंटू R। चेक करेंगे बाबू, तो यहाँ से नया वाला जो समीकरण बनेगा V²R, ये भी फॉर्मूला होता है, यानी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। एक बार हमने क्या रखा था? I का वैल्यू रखा था। अब जो है बाबू तीसरा नंबर P बराबर I² R था, अब R का वैल्यू रखो। तो यहाँ पर से अगर R का वैल्यू रखोगे तो V/I होगा। I होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ रखेंगे तो I² इंटू V/I रख देते हैं। तो देखिएगा बाबू V इंटू I, देखिए एक और सूत्र बन गया जो कि ऑप्शन नंबर सी है, बाकी नहीं बना, ये वाला गलत पद है। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे बन रहा है, हम आपको सारी बातें समझा रहे हैं। अगला सवाल अगर आप देखेंगे बाबू 13 नंबर, 13 नंबर सवाल को अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप 13 नंबर सवाल को ध्यान देंगे, एक खगोलीय दूरदर्शी यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या है बाबू? 9 है। एक खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता क्या है? 9 है। ठीक है, क्या है? 9 है। तो कहना ये है बाबू, तो कहना ये है बाबू कि इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है जब इसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है, तब लेंसों का फोकस दूरी क्रमशः होगा। देखे ना बाबू, यहाँ कौन सा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया है? खगोलीय वाला, है ना। तो खगोलीय टेलीस्कोप में 2 लेंस होता है। एगो बाबू हमारे आंख के पास रहता है जिसमें लेंस में हम लोग अपना देखते हैं, और एगो रहता है बाबू वस्तु के पास रहता है जिससे वस्तु को दिखते हैं, है ना। तो यहाँ 2 प्रकार के लेंस होता है। जब आंख के पास होता है उसको आईपीस लेंस कहते हैं, इसीलिए इसका FE से डिनोट करेंगे, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। दूसरा जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FO से डिनोट करेंगे, यानी FE और FO दोनों निकालना है।
आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, ये इस यहाँ पर दो फार्मूला आपको याद रखना होगा। खगोलीय दूरदर्शी जो यंत्र होता है बाबू, उसको जो दूरी होता है दोनों फोकल लेंथ के बीच की दूरी, उसको हम लोग एल कहते हैं, और एल बराबर जो फॉर्मूला होता है एफओ प्लस एपी। अच्छा, खगोलीय दूरदर्शन में आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर बराबर सूत्र होता है बाबू एफ ओ बटा में एफ ई। आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए, हमारे सामने जो डाटा दिया है बाबू, वह दिया है दोनों के बीच की दूरी, यानी एल बराबर हम लोग बोलेंगे एफ ओ प्लस एफ ई। एल का वैल्यू देखिएगा तब 20 सेंटीमीटर, यानी 20 बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। तो सो आप लोग बाबू एफ ई बराबर नहीं बोल सकते हैं, एफ ई बराबर एफ ओ को उधर भेज दे, यानी कि 20 माइनस एफ ओ बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब मैग्नीफाइंग पावर बराबर लगा देते हैं। मैग्नीफाइंग पावर कहता है एफ ओ बटा में एफ ई। तो एफ मैग्नीफाइंग पावर कितना बाबू 9, एफ ओ कितना है, एफ ओ कितना है आप देखिएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं पता, एफ ओ का एफ ओ रहने दो। एफ ई कितना है, एफ ई को जगह पे हम रख सकते हैं बाबू 20 माइनस एफ ओ रख सकते हैं। अच्छा बउआ, यहाँ पे कुछ ना तो एक होगा, है ना, तो तिरछा तिरछी गुना करने आता है, तो 20 में 9 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस, और 9 को एफ ओ में गुना करेंगे तो 9 एफ ओ हो जाएगा बराबर, बाकी इधर एक में तो इधर क्या हो जाएगा एफ ओ हो जाएगा। तो एफ ओ वाला को एक साइड करते, इसको ऊपर ही भेजिएगा, जब इसको ऊपर ही भेजिएगा तो 180 बराबर इन 9 गो एफ ओ था ऊपर ही जाएगा बाबू, तो के गो हो जाएगा 10 गो हो जाएगा, 10 गो एफ ओ, यानी एफ ओ का वैल्यू कितना आ गया बउआ, एफ ओ का वैल्यू आ गया 18। तो देखिए, तो 18 वाला है ऑप्शन, देखिए ना 18 इक्के गो में है, ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं, बाकी कोइनों में 18 नहीं है। आप चाहे तो एफ ई निकाल सकते हैं, आगे एफ ई भी निकाल सकते हैं। एफ ई बराबर क्या निकाले, देखिए 20 माइनस एफ ओ, यानी 20 में से 18 जाएगा, अब 20 में से 18 जाएगा बाबुआ तो 2 बचेगा, तो यहाँ सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, 18 और 2 विकल्प में ऑप्शन नंबर सी। तो ज्यादा सॉल्यूशन करने के फेर में नहीं रहेंगे, अगर एक उत्तर निकालने के बाद आंसर मिल रहा है तो हम उसी के पीछे रहेंगे, ठीक है। अगला सवाल, 14 नंबर सवाल देखिएगा। प्रकाश एक कांच की प्लेट जिसकी मोटाई कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, मोटाई कितना दिया बाबू टी, है ना, और कह रहा है कि अपवर्तनांक म्यू है से गुजारा जाता है, तो प्रकाश का वेग, है ना, प्रकाश का वेग अगर सी है तो प्लेट जो है, जो कांच का प्लेट है ना, प्लेट में से गुजरने में लगा समय, समय बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू आप जानते हैं, दूरी बटा में चाल होता है। तो क्या आपको कांच में चाल का मौजूद है, नहीं पता है। दूरी कितना है बाबू, तो यही टी मोटाई है, यही दूरी तो है, कांच को पार कर दिया, सूरज अंदर आ गया घर के, टी, चाल नहीं पता है। अपवर्तनांक बराबर हम लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो क्या चाल बराबर यहाँ से बोला जा सकता है सी बटा में म्यू, तो बस यहाँ से रखिए बाबू, तो चाल बराबर हो जाएगा सी बटा में म्यू, म्यू पलट जाएगा बाबू, ये म्यू ऊपर चल जाएगा और ये टी बटा में सी होगा, और यही हमारा करेक्ट उत्तर। अगर आप मिलाते हैं बाबू म्यू टी बटा में सी, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बाबू मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बाबू मैच करेगा। अगला सवाल, इस सवाल में थोड़ा सा हम करेक्शन करना पसंद करेंगे, ये 1 नहीं इसको 9 करो, है ना। चलिए, अब इस सवाल का उत्तर देखिए, कहता है बाबू 15 नंबर कि जब 1 ओम, 10 ओम और 1000 ओम, तीन गो प्रतिरोध है, एगो 1 ओम का है, एक 10 ओम का है, एक 1000 ओम का है। कैसा क्रम है बाबू, समांतर में जोड़ा जाता है तब समतुल्य, यानी सीधा सीधा सर 1/RP पूछा जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1/R1। R1 कौन सा है, यही है ना, R1 R2 और ये क्या है बाबू R3। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या 3 गो है, तो R1 R2 R3 यही फॉर्मूला बनेगा। तो 1/RP, हमको क्या चाहिए, RP चाहिए, हमको क्या चाहिए बाबू RP, न कि 1/RP, ध्यान रखना। समतुल्य प्रतिरोध है, देख लो समतुल्य प्रतिरोध ओम में, तो 1/1 प्लस 1/10 प्लस 1/1000। तो जब इसका एलसीएम हो जाएगा बाबू, तो एलसीएम इसका 1000 हो जाएगा, तो जब 1 में 1000 तो यहाँ 1000 उतर जाएगा, जब 10 से भाग देंगे तो 100 उतर जाएगा, और जब 1000 से 1000 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 1/RP बराबर, तो जोड़ेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 1101 और नीचे में क्या 1000। तो देखिएगा बाबू हम लोग को RP चाहिए, तो उल्टा कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा लगभग 0 पॉइंट, क्योंकि ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो ये पॉइंट में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। तो कितना बार लगाएंगे,
जब 10,000 हो जाएगा, ये मान के चलो कि कितना है, 1,000 है, आई कितना 10,000 है, तो लगभग कितना बार लगेगा, तो लगभग 9 बार तो लगाइए दोगे, तो 9 बार, फिर उसके बाद भी लगेगा लेकिन 0.9 लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को हम लोग मैच करेंगे, सही करेंगे इस चीज को। चलिए अगला सवाल बाबू, या फिर लगभग, अगर विकल्प में इसको लगभग हम लोग एक भी कह सकते हैं, लगभग हम लोग एक भी कह सकते हैं, ठीक ना, लगभग इसको हम एक भी कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे अगला सवाल देखिए, 16 नंबर, बड़ा आसान है बाबू, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको थोड़ा सा विद्युत धारा के अंदर प्रतिरोधों का संयोजन जब अच्छा से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। पॉलिटेक्निक में एक सवाल फिजिक्स का नहीं छूटेगा आपको, हम इतना दावा करते हैं फिजिक्स इतना बढ़िया हम पढ़ा सकते हैं ना बाबू, अपने अंदर कॉन्फिडेंस है बाबू, कॉन्फिडेंस है कि फिजिक्स में आपको 30 में 30 दिलाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन 30 में 30 नहीं बनेगा, आपसे 30 में 25 बन जाएगा सवाल, हम ये बोलेंगे हमेशा। हाँ, पूरा में पूरा कभी भी कोई एग्जाम में नहीं बनाया जा सकता है, कितना भी आसान एग्जाम हो, कोई ना कोई एक न एक सवाल आपसे गलत हो जाएगा। कहता है बाबू 16 नंबर कि 3 ओम और 6 ओम के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में बाबू, समांतर क्रम में है, यानी कुछ इस तरह का संयोजन है। देखो एक प्रतिरोध, ये 3 ओम का प्रतिरोध हम बना रहे हैं, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ठीक ना। फिर उसके बाद इसी के साथ बाबू एक और प्रतिरोध जोड़ा गया है, जो कि कैसा है, समांतर क्रम में, रुक जाओ, यहां से समांतर क्रम में ऐसे, ये समांतर क्रम है, ये लो समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। अब यहां से क्या हुआ है कि तथा 2 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम है, मतलब इन दोनों पैरेलल में है, 6 ओम का है, ये कितने ओम का 6। अब इसी के साथ एक और समांतर क्रम में आ गया है, ये 2 ओम का है, और इसका क्या कर रहा है बाबू, मान लिया जाए ए पॉइंट है, मान लिया जाए, और ए और बी के बीच में समतुल्य निकालना है। सबसे पहले इसको कंबाइन कर दो, जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देगा, कैसा देगा, पैरेलल देगा, यानी 1/RP बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3/6 आएगा, जब जोड़िएगा इसको तो कट करके 1/2 आएगा, यानी 1/RP बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 1/2, तो सो RP बराबर कितना हो जाएगा, 2, RP बराबर 2, यानी इस कॉम्बाइन करके जो आया 2 ओम का आया, कॉम्बाइन करके जो आया 2 ओम का आया। अब इस कॉम्बाइन के साथ जो प्रतिरोध होगा इसके साथ कैसा क्रम में, सीरीज में है, तब हम लोग RS करेंगे, RS क्या हो जाएगा, RP प्लस RS, यही फाइनल आंसर देने वाला है, तो 2 प्लस 2, तो RS कितना होने वाला है बाबू, 4 ओम का, कितना ओम का होने वाला है, 4 ओम का। ऑप्शन नंबर डी देखिए बाबू, 4 ओम है विकल्प में, विकल्प में है ना 4 ओम, हाँ विकल्प में क्या 4 ओम है। आगे चलेंगे बाबू, 17 नंबर सवाल देखिए, बड़ी बढ़िया सवाल है 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि 3 ओम और 6 ओम तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और 12 वोल्ट के सेल से जोड़ दिया गया है, और कहता है 6 ओम द्वारा 1 मिनट में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा जूल में क्या होगी। बहुत अच्छा है, देखो एक डायग्राम पहले बना देते हैं। जैसे पहला प्रतिरोध कौन सा है, 3 ओम का है, चलो ये 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो इसीलिए लगले जुड़ेगा एक और, लगले एक और बनेगा, और लगले एक और बनेगा, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, ठीक ना, ये 6 ओम का प्रतिरोध है। और यहाँ से बाबू कितना वोल्ट जोड़ा हुआ है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि यहाँ पे इस वाले में बाबू कितना ऊर्जा खपत हो रहा है। अच्छा अभी आपने जूल का नियम पढ़ा था, अभी आपने जूल का नियम पढ़ा था, तो जूल का नियम जो कहता है ऊर्जा या कार्य, ऊर्जा या कार्य क्या होता है, I²RT, यानी ये प्रतिरोध द्वारा तय की गई ऊर्जा है, प्रतिरोध द्वारा खपत की गई ऊर्जा है। तो बताइए यहाँ पर से सबसे पहली बात आप देखिए, आपको R है तो बउआ कौन सा R का है, 6 ओम वाला पे, 6 ओम वाला पे, तो R का वैल्यू आपको पता है। बउआ यहाँ पे कितना मिनट के लिए टाइम, 1 मिनट के लिए, तो टाइम भी आपको पता है। और आपको अगर I मालूम चल जाए, अगर आपको I मालूम चल जाए तो आप बड़े आराम से ऊर्जा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आपको इस पूरे में देखिएगा, यहाँ पे जो I होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी I होगा, तो सब जगह सेम होगी, श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, सेम होती है। तो आप क्या करिए, पहले इसको कंबाइन करें, तो इसका कंबाइन करके क्या होगा, RS कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोलिए, जोड़ दीजिए, कितना 6 3 9 ओम, RS 9 ओम है ना। वोल्ट कितना है बाबू, 12 वोल्ट। अगर आप कहेंगे धारा बराबर, तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR, है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, V का वैल्यू कितना, 12/9, है ना, 12/9, तो 3 का पारा से 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर। देखिए I का वैल्यू निकल गया, अब हुआ I का वैल्यू निकल गया तो इसका निकालना आसान हो गया। देखिए
आई मतलब कितना, 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर। धारा किस पे निकालना है ऊर्जा, 6 ओम वाला पे। देखो वहां साफ साफ लिखा हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 6 ओम। तो 6 और समय कितना है बाबू, समय समय लिख रखा है 1 मिनट, लेकिन ये हम लोग याद रखेंगे जूल में, एसआई मात्रक में है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो समय का भी एसआई मात्रक कितना होगा, मिनट नहीं होता है बल्कि सेकंड में होता है, तो 60 हो जाएगा, यहाँ 60 रख देंगे। यहाँ करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ कितना 6 60। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, काटने आता है ना बुआ, काटेंगे, देखो काटेंगे कैसे काटेंगे देखना। 3 तिहाई 9 और 3 दूना का 6, 3 एकम 3 और 20 दूना का 60, सॉरी 20 तिहाई 60। देखिएगा तो 16 दूना का 32, 32 दूना का 64, यानी कि 640, ये ऐसा ही मात्र जूल में आ जाएगा, 640, 640 ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, ये हमेशा याद रखना, ये प्रतिरोध द्वारा है ना, प्रतिरोध द्वारा होता है, प्रतिरोध द्वारा खपत ऊर्जा, प्रतिरोध द्वारा खपत ऊर्जा, खपत ऊर्जा, ये जूल का नियम होता है, इसी को जूल का नियम भी कहते हैं। आगे देखिए बाबू, ये सवाल बहुत बेहतरीन है, कहता है 18 नंबर कि 3 समान बल्ब है, 3 को समान बल्ब है, यानी हर एक तरीके से, अब प्रत्येक कितना वाट का है बाबू, 60 वाट का है ना, 3 को बॉल है जैसे कि, और ये किस क्रम में जोड़ा गया है बाबू, समांतर क्रम में है। तो जैसे यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं, पहला, रुक जाओ, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे है ना, और ये 220 वोल्ट के सोर्स से जुड़ा हुआ है, 220 वोल्ट के सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो कहना ही है इससे प्राप्त शक्ति क्या होगी, सब 60 वाट का है ये है। अब ध्यान देना, कभी भी आप पढ़े होंगे ऊर्जा के स्रोत नहीं, विद्युत धारा वाला टॉपिक है, उसके अंदर सबसे लास्ट में ही बात पढ़ना है, सबसे लास्ट में ही बात पढ़ना है मैट्रिक में, विद्युत धारा है ना। तो इसमें पढ़ना है बाबू कि क्या है, शक्ति का संयोजन, शक्ति का संयोजन जब समांतर क्रम में होगा, ध्यान देना, जब समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा तो P बराबर बोलेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जो भी है ना, जो भी है, जितना भी आगे है बाबू वो चलता रहेगा, ठीक है, प्लस में। लेकिन वही अगर श्रेणी क्रम में आ जाए, वही अगर श्रेणी क्रम में कह दे तो बउआ 1/P बराबर बोलिएगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 है ना, और इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा। फिलहाल ये श्रेणी समांतर क्रम है तो बड़ा आसानी से हम बोल देंगे है ना, P बराबर पहिलका बल्ब का सबका 60 है, 60 प्लस 60 प्लस 60, तो संयोजन करने के बाद कितना आ जाएगा बाबू, 180 वाट। बड़े आराम से बोलेंगे, हमको तो शक्ति ही पूछ रहा था, कुल शक्ति कितना हो जाएगा 180, कितना होगा 180, हमको वोल्ट का कामो नहीं है यहाँ पे। अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो वोल्ट का काम भी नहीं है, उतना बेसिक पढ़ने से क्या ही जरूरत, जब बेसिक पढ़ लिए तो उसका इस्तेमाल करेंगे ना बाबू। देखिए 19 नंबर कहता है एक धारावाही परिनालिका है, अपने अक्ष पर अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करती है, यदि अपने अक्ष पर धारा को दुगना कर दिया जाए, धारा को क्या किया जाए बाबू, राउंड कर देते हैं दुगना, और फेरों की संख्या को आधा कर दिया जाए, फेरों की संख्या क्या कर दिया जाए, आधा, किसको, फेरों की संख्या को, तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। सबसे पहले बात बाबू आपको याद होना चाहिए, परिनालिका है ना, पहली बात आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक धारावाही परिनालिका है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, म्यू नॉट इंटू N इंटू आई, जहां म्यू नॉट आपका एक नियतांक है, N जहां फेरों की संख्या है, आई जहां उस धारावाही परिनालिका में प्रवाहित की गई धारा है। अब बात करता है बाबू कि हमको नया वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो नया वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वह नया ही होगा, क्या, N1 और I1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहता है कि जो धारा होगी वह पहले वाली धारा का दुगना करना है, तो पहले धारा हम I लिए थे, और जो नंबर ऑफ टर्म है वो बाबू पहले N था तो उसका क्या लेना है, आधा लेना था, N/2 कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नया वाला जो बना म्यू नॉट, N1 की जगह पर क्या रखेंगे बाबू, N/2 रखेंगे क्योंकि आधा करना था, I1 की जगह पर क्या रखेंगे 2I, काट करके बाबू फिर से क्या आया, म्यू नॉट इंटू N इंटू आई
आई है ना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। क्या इसी को बी बोल रहे हैं ना, बी डैश, ये तो नया वाला था। तो भैया कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम पहले वाला ही रह जाएगा, सेम पहले वाला ही रह जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल बाबू 20 नंबर। 20 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। 20 नंबर सवाल कहता है कि एक सीधे तार में 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इसकी लंबाई 0.5 मीटर है। यानी कहना है कि एक सीधा तार है जिसमें बाबू 1.2 एम्पियर धारा तो दे दिए, और तार की लंबाई भी आपको जिक्र कर दिया 0.5 यानी कि हाफ मीटर, और उससे जो 2 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत रखा जाता है, तो तार पर लगने वाला बल, कभी बाबू याद रखिएगा, तार पर लगने वाला बल या चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल है ना, तार पर लगने वाला बल, लगने वाला बल की अगर बात करेंगे, जिसको हम लोग फोर्स कर रहे हैं, क्या होता है बाबू, फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फॉर्मूला कहता है बिल साइन थीटा। क्या कहता है, बिल साइन थीटा, बिल BIL और ये साइन थीटा, जहाँ बी आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया हुआ है बाबू, देखिए 2 टेस्ला यानी 2, ऐसा ही बात रखना। धारा 1.2 यानी कि 1.2, ठीक है। एल का वैल्यू कितना है 0.5। साइन थीटा का मतलब, थीटा का जब कितना लंबवत का है बाबू, यानी 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री। आपको पता होना चाहिए 2 गुने 12/10 कह देते हैं, गुने, है ना, या 1.2 ही रहने दो, क्या इसको नहीं हटाते हैं, इसको दशमलव में ही रहने देते हैं। अच्छा 0.5 को बटा में कहेंगे तो 1/2 कहेंगे। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 2 से 2 खत्म हो गया, बचा बाबू 1.2 ही। और ये क्या है बाबू, लगने वाला बल है, तो ये न्यूटन हो जाएगा, 1.2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी, 1.2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी बाबू, देख सकते हैं आप लोग। तो ये सब फार्मूला है जो आप लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे ही मैं चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट करूंगा आप लोग का, तो एग्जाम में बहुत अच्छा अच्छा सवाल आपसे बनेगा। अगला 21 नंबर सवाल देखिएगा। एक आवेश Q है का एक कण त्रिज्या R के वृत्ताकार मार्ग में समान चाल V के साथ चल रहा है, इससे संबंधित चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला। अगर हमसे कोई बोलेगा कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, तो बड़े आराम से हम बोलेंगे चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम लोग म्यू यहाँ बता रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम लोग यहाँ पे म्यू बता रहे हैं, फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण बराबर धारा गुने क्षेत्रफल, धारा गुने क्षेत्रफल। लेकिन बाबू यहाँ पे धारा है नहीं, क्षेत्रफल भी, क्षेत्रफल तो आप बड़े आराम से निकाल देंगे, क्योंकि ये वृत्ताकार मार्ग है तो πr² हो जाएगा, वृत्ताकार मार्ग है तो πr²। क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि कैसा है बाबू, वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है πr²। अगर आप धारा की बात करते हैं, अगर आप धारा की बात करते हैं I बराबर, तो आवेश बटा में समय होता है, आवेश बटा में समय। आवेश कितना है बाबू Q, लेकिन समय का जिक्र अब करना होगा। समय क्या होगा भाई, तो समय कहता है बाबू, समय बराबर फॉर्मूला होता है तय की गई दूरी बटा में चाल। तो बताइएगा चाल कितना है, भी है ना, चाल कितना है, भी है भैया। ये अगर एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाने का मतलब कैसा, ये वृत्ताकार है, ये कैसा है, वृत्ताकार है। अगर एक चक्कर लगाएगा बाबू तो एक वृत्त का निर्माण करेगा, यानी एक परिधि चलेगा, एक परिधि चलेगा, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। त्रिज्या कैसा है, r है, तो r रख देंगे। तो ये पलट करके क्या हो जाएगा, QV/2πr। ये आ गया किसका वैल्यू, I का। वही अगर a की बात करेंगे तो वृत्ताकार है तो πr² हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रखिए, I का मतलब क्या, QV/2πr। आप लोग समझ रहे नहीं सब बात, ये सब बात बहुत बड़का नहीं है। देखो धारा बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटा में समय, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल। तो ऑलरेडी कर दिया, चाल कितना है भी, था नीचे चाल लिख दिया। दूरी मतलब अगर आप वृत्ताकार मार्ग पे चलेंगे तो दूरी कितना चलेंगे, अगर आप एक चक्कर लगाते हैं तो एक परिधि चलेंगे वृत्त का। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ऊपर आवेश है, आवेश दिया हुआ है छोटकी Q, तो बस वही वैल्यू रखे, आप पलट दिए बाबू, काम। अच्छा धारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा πr²। अगर आप देखेंगे बाबू काटने का मन करता है तो काटिए, एकदम पाई से पाई को उड़ाइए, एक बार से एक बार खत्म होगा। बाकी देखिएगा QVR/2, ये हमारा करेक्ट उत्तर रहेगा। QVR/2, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है बाबू। अगला 22 नंबर, 22 नंबर देखते हैं बाबू। तो ये बड़ा बेहतरीन सवाल में से होगा, पीट कोयला में प्रतिशत कार्बन है।
अगर आप पीट कोयला की बात करेंगे, पीट कोयला में प्रतिशत कार्बन क्या होता है ना। देखो सबसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है ना। इसमें कार्बन की जो प्रतिशत होती है वो 27% कहा जाता है। ऐसे देखा जाए तो कहता है कि 30% से कम होता है ना, 30% से कम होता है। अगर आप है ना, अगर आप कोयला की बात करते हैं तो कोयला 4 प्रकार के होता है ना। कोयला की अगर बात करेंगे तो कोयला 4 प्रकार के होता है। एक एंथ्रासाइट होता है, आप सारे बात को लिखते चलेंगे। एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइड। दूसरा कोयला होता है बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस। तीसरा होता है सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस। और चौथा जो होता है कोयला बाबू, वो होता है लिग्नाइट कोयला। क्या होता है? लिग्नाइट कोयला। अगर हम कार्बन की मात्रा की बात करेंगे एंथ्रासाइट में, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्बन होता है, श्रेष्ठ कार्बन अगर कहेगा, श्रेष्ठ कार्बन कहेगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन प्रतिशत होता है बाबू, इसमें 86 से 90% तक होता है। अगर बिटुमिनस में कहिएगा तो 45 से 86% तक होता है। अगर आप यहाँ कहिएगा तो 35 से 45% तक होता है। वही लिग्नाइट में कहिएगा तो 25 से 35% तक होता है। एक अलग से आ जाता है ना बिटुमिनस कोयला, वह बाबू उसमें 27% के आसपास, यानी 30% से कम होगा, है ना। 20% से ऊपर होगा, 30% से कम और 20% से ऊपर। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, है ना, 27%। अगला सवाल देखिए, आप सभी के बीच में सवाल आ चुका है पहले से ही, है ना। सीएनजी का मुख्य अंग है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म आपको पता है? सीएनजी का फुल फॉर्म आपको पता है? बताइए जरा, ध्यान रखें। ठीक है, सीएनजी एक ईंधन के रूप में बाबू, इसमें मीथेन पाया जाता है, CH4, जो कि लगभग 80 से 85% तक होता है, 80 से 85% तक होता है। तो सीएनजी का अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो कंपोजिट नेचुरल गैस होता है, कंपोजिट नेचुरल गैस होता है ना। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल कहता है किस एक का कैलोरी मान सर्वाधिक है। देखो PYQ में ऑलरेडी पूछा हुआ हाइड्रोजन, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं, जब 1 kg हाइड्रोजन को जलाइएगा तो 1.5, हाँ 1 लाख भी कह सकते हैं या 1.5 लाख कह देते हैं, लो ना, 1.5 लाख किलो जूल एनर्जी मिलता है। आगे चलेंगे, यह बायोगैस का एक अंग है। अगर आप बायोगैस का अंग की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बायोगैस का अंग है ना, बायोगैस का एक अंग है बाबू, है ना। बायोगैस जब भी होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। वाटर गैस के बारे में सुने हैं? वाटर गैस, है ना। वाटर गैस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वाटर गैस कहता है बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन दोनों गैस को हम लोग वाटर गैस के नाम से जानते हैं ना, वाटर गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला बाबू, प्रोड्यूसर गैस बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी हम उल्टा बोल दिए, प्रोड्यूसर गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन कहेंगे, है ना। प्रोड्यूसर गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे गलत टाइप किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या कहेंगे? वाटर गैस कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? वाटर गैस कहेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, वाटर गैस क्या होता है ना बाबू, कि जब हम कोक यानी जब कार्बन बनाते हैं ना, कोक यानी कार्बन, जब भाप को, है ना, जब हम लोग भाप यानी वेपर को जब कोक कार्बन से गुजरते हैं ना, कोक कार्बन से गुजारा जाता है ना, गुजारा जाता है बाबू, तब का होता है वाटर गैस का निर्माण होता है। तो वाटर गैस का निर्माण होता है ना, वाटर गैस का निर्माण होता है, वाटर गैस निर्माण होता है, ठीक है। अब वाटर गैस में क्या हो जाएगा? वाटर गैस में क्या हो जाएगा आप लोग को पता है? वाटर गैस में आप लोग को कार्बन और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। वही अगर आप प्रोड्यूसर गैस की बात करेंगे, है ना, वही आप प्रोड्यूसर गैस की बात करेंगे, है ना, तो यह एक प्रकार का ईंधन है बाबू, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है। अगला सवाल देखेंगे,
28 नंबर कहता है कि एक धारा प्रवाहित कुंडली यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई तो उसमें क्या होगा, उसमें आघूर्ण बनेगी, टॉर्क बनेगा, है ना। एक समान क्षेत्र में अगर आप रखते हैं, एक समान अगर आप क्षेत्र में रखते हैं तो क्या बनेगा बाबू, टॉर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉर्क बनेगा। क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के बीच में 29 नंबर कहता है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी क्या है, -f1 है, सॉरी f1 है, लेकिन माइनस लगा देंगे हम लोग। एक उत्तल लेंस है जो कि d दूरी पर रखा हुआ है और अनंत से आने वाली किरणें, है ना, संयोजित होने पर गिरती है, पुनः अनंत पर लौट जाती है, तब d का मान होगा। d का मान यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, d बराबर आप ध्यान रखेंगे, है ना, f1 प्लस f2। यहाँ f2 आपका क्या है बाबू, उत्तल, है ना, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस का फोकस दूरी है। जहाँ f2 क्या है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किस एक कैलोरी का मान कम होगा विकल्प के आधार पे जो कार्बनिक जो रसायन होगा C2OH, है ना, जिसमें एथेनॉल है, जिसको हम लोग एथेनॉल कहते हैं, इसका बाबू कम होगा, एथेनॉल का कम होगा विकल्प के अकॉर्डिंग। विकल्प के अकॉर्डिंग एथेनॉल का क्या होगा, कम होगा। विकल्प के अकॉर्डिंग एथेनॉल का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग, है ना, 30 सवाल कर लिए हैं। जो लोग अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और आप लोगों को मैं बताऊं कि हम लोगों ने 2025 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है ना। फिर इसके बाद केमिस्ट्री का करेंगे, है ना, केमिस्ट्री का भी आप लोग को करवाया जाएगा, मैथ का भी कराया जाएगा। अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बहुत जल्दी आप लोग को मैथ का करवाया जाएगा। जो लोग अभी तक से हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पॉलीटेक्निक बाई टोटल लर्निंग से जुड़ जाइए। पॉलीटेक्निक बाई टोटल लर्निंग से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं पे आपको प्रत्येक क्लास का इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। और 7 बजे से इसी यूट्यूब चैनल पे क्लासेस आपके लिए लगा दिया जाता है पर डे शाम को, है ना। 7 बजे आप लोग जुड़िए, क्लास का आनंद उठाइए और पढ़ाई पे फोकस करिए बाबू, और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।